बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत हर्बल सतरीठा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, जब ये जंग शुरू हुई तो उस समय अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भूमिका बनाई कि मानो आज शुरू कल खत्म, कि 6 घंटे में ईरान खत्म, 8 घंटे में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को वेनेजुएला की तरह ईरान के भी कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर देंगे। लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया, आयतुल्लाह खुमैनी के मारे जाने के बाद, अपने सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी, अपनी कंप्लीट टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अमेरिकन इंटेलिजेंस पे, सबसे बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन पे, जिसके चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी, कि क्या उद्देश्य था तुम्हारा? मुट्ठी भर लोगों को जान से मार देना या ईरान को बेहतर बनाना? आयतुल्लाह खुमैनी को उसके परिवार के साथ खत्म कर देना, मार देना, या ईरान को, जो ये वादा करता है अमेरिका, एक बेहतर देश बनाना? अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर अब यह सवाल पूछा जा रहा है, बताओ डोनाल्ड ट्रंप, किससे बात करोगे ईरान में? यह जंग घंटा दर घंटा, दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। यह अब सिर्फ इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं, ईरान ने पलटवार में अमेरिका की जितनी बेसेस हैं 8 देशों में, मिडिल ईस्ट में, एक एक बेस पे मारा है। और सिर्फ बेस पे नहीं, मैसेज देने के लिए जहां जहां अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है वहां वहां मारा है। आज और कल, यानी शनिवार और इतवार दोनों दिन, दुबई के एयरपोर्ट पे मिसाइल्स फायर हुई। मिडिल ईस्ट, UAE के बड़े बड़े होटल्स, क्या आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सीक्रेट रिपोर्ट के अनुसार, 18% जो HNIs हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स, यानी 500,000 करोड़ से ऊपर वाले लोग, वो अपने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो उनके पैसे का ध्यान रखते हैं, जो उनके धन रक्षक हैं, अपने धन रक्षकों से उन्होंने ये बोला है कि हमको दुबई, अबू धाबी से बाहर निकलना है। हम तो किसी तरह 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का चार्टर लेके ओमान से लेके लंदन पहुंच गए हैं, आयरलैंड पहुंच गए हैं, पनामा पहुंच गए हैं, सेंट किट्स पहुंच गए हैं। लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अब हमें वो प्रॉपर्टी मूव आउट करनी है। सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, हांगकांग जाओ, हमें नहीं मतलब, बट टेक अस आउट। तो ये सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह वादा किया था कि आयतुल्लाह खुमैनी की जगह एक ऐसा नेतृत्व लाएंगे ईरान में, जो कि ईरान को एक बेटर देश बनाएगा। ये तस्वीर, ये किसी अमेरिकन एम्बेसी की नहीं है, ये किसी अमेरिकन कंटोनमेंट की नहीं है, ये एक हवाई अड्डे की है। और अपने आप में आप समझ सकते हैं दहशत का माहौल जो अभी संयुक्त अरब अमीरात में है, जो अभी सऊदी अरब में है, जो अभी अबू धाबी में है, दुबई में है, रियाद में है, मस्कट में है और रहेगा, क्योंकि अमेरिका को नहीं पता बात किससे करनी है। और ईरान ये भली भांति जानता है कि उसकी 20,000 की जो ड्रोन है, उसकी जो $18,000 की ड्रोन है, उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अमेरिका को एक 40 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ती है। 18-20 लाख की ईरानी ड्रोन को काउंटर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए 37, 38, 39, 40 करोड़ रुपए की एक मिसाइल
इस्तेमाल होती है दर्शकों। ये कोई अमेरिका के लिए फायदे की जंग नहीं है, ये कोई दुनिया के लिए फायदे की जंग नहीं है। आप क्या अचीव कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाहते थे, आप क्या अचीव कर रहे हैं। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है कि ब्लैकस्टोन नाम के एक अंतरराष्ट्रीय फंड ने पहली बार कितना कैश उसके इन्वेस्टर्स निकाल सकते हैं उस पर लिमिट लगाई है। दुनिया भर की इकोनॉमी हिली हुई है। रशिया पहले से यूक्रेन में परेशान था। चाइना की पावर इकोनॉमी को बिगाड़ने के लिए, चाइना की एनर्जी इकोनॉमी को, पहले आपने वेनेजुएला के मदुरो को रात को उठाया, पूरे दिन न्यूयॉर्क में घुमाया और एक दिन में आयतुल्लाह खुमैनी को खत्म किया ईरान में। मिला क्या? क्या ईरान पे आपका कब्जा है? क्या ईरान में आपका फेवरेबल डेमोक्रेटिक लीडर है? नहीं, नहीं। क्या ईरान में जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं वो होता है? नहीं। क्या ईरान अब अमेरिका के हिसाब से चलता है? नहीं। क्या ईरान ने अपने न्यूक्लियर बम बनाने बंद कर दिए अमेरिका के तर्ज पे, अमेरिका के कहने पे? नहीं। क्या ईरान ने कह दिया कि अब वो एक इस्लामिक देश नहीं? नहीं। क्या ईरान ने कह दिया कि वो अब आयतुल्लाह खुमैनी के वंशज की बात नहीं मानेगा? नहीं। क्या ईरान ने कहा कि अब वो अमेरिका और यूरोप के साथ दोस्ती बना के रखेगा? नहीं। क्या ईरान ने सऊदी अरब पे मिसाइल मारना बंद किया? नहीं। क्या ईरान ने ओमान, जो उसका अपना मित्र माना जाता था, उस तक को नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि ईरान को पता नहीं था पिछले 72 घंटे तक कि क्या करना है। ऐसे लोगों के हाथ में अचानक सत्ता आ गई थी जिन्होंने नहीं सोचा था कि अगले 30-40 सालों तक वो इस पोजीशन पे होंगे। ना उनके पास वो उम्र का तकाजा था, ना उनके पास वो परिपक्वता थी, ना उनके पास वो मैच्योरिटी थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता लगा कि एक कमरे में ये 50-60 लोग हैं, एक साथ हैं, दोबारा कभी हो या ना हो, क्या करा जाए। बिना सोचे समझे कि ये 50 के 50 मर गए तो बात किससे करोगे? डोनाल्ड ट्रंप। विद whom will you speak to? With whom? किससे बात करके ये दुबई के एयरपोर्ट पे, अबू धाबी के होटल पे, रियाद के हॉस्पिटल पे, दुबई के एयरपोर्ट के, मस्कट के एयरपोर्ट पे हो रहे अटैक्स को रुकवाओगे तुम? किससे बात करके? There is a way. There is a way, there is a method to every madness. अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, हाँ मैडनेस दिखानी पड़ती है, लेकिन उस मैडनेस का भी एक तरीका होता है। बट here there is no तरीका। यहां कोई तरीका नहीं है। पूरा विश्व हिला हुआ है। पूरे विश्व का 90% क्रूड ऑयल उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। किसी को नहीं पता। 2 लाइन एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी बोल देती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सारे जहाजों के लिए, ऑयल कंटेनरों के लिए बंद है, तो बंद मान लिया जाता है। 2 घंटे बाद 2 लाइन आ जाती है कि सिर्फ अमरीकी, यूरोपी और इजरायली शिप्स के लिए बंद है, तो लोग वो मान लेते हैं। रियलिटी ये है, देयर इज नो मूवमेंट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिवाय ईरान फ्लैग्ड शिप्स को किसी और को मूव नहीं किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने सऊदी अरब यानी सऊदी अरेबिया, यूएई, मस्कट और कई अरब की खाड़ी के देशों फ्लैग्ड शिप्स यानी इन देशों के जो ऑयल टैंकर शिप्स है उनको अलाउ किया है। चाइनीज शिप्स अभी भी डर के मारे नहीं जा रहे हैं। पूरा विश्व हिला हुआ है। आप 20 लाख की मिसाइल का 40 करोड़ की मिसाइल से काउंटर करते हो और बोलते हो कि आप दुनिया को एक बेहतर भविष्य दोगे। कैसे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या आपको पता है अभी एक दिन में 8,000 करोड़ जीरो लगाते रहिए और आपका ना फोन का कैलकुलेटर खराब हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा आज मेरा। अगर 8,000 करोड़ आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में, नॉर्मल कैलकुलेटर में 0,000,000 लगा के कर सके तो इतना खर्चा है एक दिन का दर्शकों, एक दिन का। किस लिए? बिकॉज ऑफ द विम्स एंड फैंसीज ऑफ दिस मैन। मैं नहीं कह रहा कि आयतुल्लाह खुमैनी ठीक थे, मैं नहीं कह रहा कि आयतुल्लाह खुमैनी भारत के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, लेकिन हर वो व्यक्ति जो भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत उसको रातों रात खत्म करने का नहीं सोचता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप
या तो किसी को रात को उनके पास शक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी लाठी में ताकत है आज, तो वो वेनेजुएला के मदुरो को रात को उठाएंगे, आयतुल्लाह खुमैनी और उनके 40 नेताओं को, क्योंकि उनके पास शक्ति है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे, इस दुनिया से उन्हें अलविदा करा देंगे और उसके बाद पूरा देश मूव्स लाइक अ हेडलेस चिकन। दुनिया के सबसे विध्वंसक जंग को 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हर तारीख के साथ न सिर्फ बारूद और ज्यादा तबाही मचा रही है, बल्कि ईरान और अमेरिका के तेवर बता रहे हैं कि युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलने वाला है। जंग के 9वें दिन भी एक तरफ अमेरिका और इस्राइल और दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रही हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर शुरू हुआ ये युद्ध अब मिडिल ईस्ट के हर तेल डिपो में आग लगा रहा है। बीती रात ट्रंप ने ईरान पर सबसे विध्वंसक हमले की धमकी दी थी और सुबह होते ही इस्राइल अमेरिका ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि इस्राइल अमेरिका के हमले में ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इस हमले का जवाब ईरान भी दे रहा है। ईरान ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में हमला करने को लेकर माफी मांगी थी, लेकिन इस्राइल के हमले के बाद ईरान ने 5 देशों पर फिर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिसमें इस्राइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। एक तरफ खामनेई को मारने के बाद भी अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने की बात कही। IRGC का दावा है कि अमेरिका और इस्राइल के सैन्य अड्डों और फैसिलिटी से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। युद्ध के बीच इस्राइल लगातार यूएस से हथियार खरीद रहा है, वहीं अमेरिका भी अपनी करोड़ों की मिसाइल से ईरान के 20 लाख के ड्रोन गिरा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि महायुद्ध अमेरिका की उम्मीद से ज्यादा और लंबा खिंच रहा है। वहीं युद्ध के बीच दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल की सप्लाई है। दुनिया के तेल के गेटवे माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट पे लगातार बम वर्षा हो रही है। कई देशों ने इस रूट से ऑयल सप्लाई रोक दिया है, जिसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल है, क्या ईरान पर हमले वाला ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है? क्या देखते ही देखते तेल के लिए महायुद्ध विश्व युद्ध बन जाएगा? पूछता है भारत। ईरान में कई लोग होंगे जो शांति चाहते हैं। ईरान में कई लोग होंगे जो चाहते हैं कि सऊदी अरब में मिसाइल ब्लास्ट ना हो। ईरान में कई लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि अबू धाबी के दुबई में बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, फेमो होटल यहां ब्लास्ट ना हो, यहां सिविलियंस मर रहे हैं। लेकिन उनके पास ऑर्डर है कि अगर हमारा टॉप नेतृत्व खत्म होगा, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5, तो फिर सोचो मत, ये पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है और आखिरी मिसाइल तक मारो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट तेहरान इज डूइंग। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट तेहरान इज डूइंग। देखिए, सोशल मीडिया पे जो ईरान के नाम से मेरे साथ मेरा पूरा पैनल है, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, मेजर जनरल संजय मेसन, मेजर जनरल संजय सोय, एयर कॉमोडोर AS बहल, कर्नल दिनेश नैन एंड प्रोफेसर दीप्ति तनेजा। कैन आई हैव माय कंप्लीट पैनल ऑन एयर नाउ? सर, आप लोग मिलिट्री के बारे में किसी से भी बेहतर जानते हैं, यू कैन डिस्क्राइब दिस बेटर, बट एक आम व्यक्ति बस इतना समझ सकता है, उसको ज्यादा जानकारी कहां से मिल रही है? सर, हर समय फोन उसके हाथ में है या वो कंप्यूटर के सामने है, वो लैपटॉप देखता है जनरल साहब, और वो देखता है किसी ने अगर ईरान के नाम से हैंडल बना दिया तो दर्शकों वो जरूरी नहीं है कि अगला तेहरान में बैठा है, तेहरान में इंटरनेट नहीं चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कौन सी जानकारी कहां कैसे निकल के आ रही है, वो जब तक डबल प्रूफ ना हो जाए उस पर ध्यान रखना चाहिए सबको। लेकिन फॉर अ चेंज, आप सब दिग्गजों के बीच में प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपसे शुरू कर रहा हूं आज कि प्रोफेसर साहब प्लीज बताइए, इस जंग का अंत कब? हम रूस और यूक्रेन की वॉर से परेशान थे कि ये वर्ल्ड वॉर ना बन जाए, ये तो वर्ल्ड वॉर के कगार पे है। इंडियन ओशन एट आवर डोरस्टेप। ईरानी शिप को एक सबमरीन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इन द मिड ऑफ सी, इन इंटरनेशनल वाटर्स खत्म कर देती है, डुबा देती है। ये विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार हुआ है। एंड डोनाल्ड ट्रंप अपना कॉलर, लोग बोलते हैं कि मैं डिबेट में अपना कॉलर बहुत छूता हूं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो 7वें आसमान पे है।
10, 12, 15 रिलीजियस पास्टर्स को लेके डोनाल्ड ट्रंप इज लुकिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इससे बड़ा मौका आएगा नहीं। पर मैम 8,000 करोड़ डेली, हर दिन 8,000 करोड़ डोनाल्ड ट्रंप स्पेंडिंग। एक 20 लाख के ईरानी ड्रोन को काउंटर करने के लिए अमेरिका 40 करोड़ की मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। मैम दैट्स द रियलिटी। इस जंग की असलियत प्लीज बताइए आप। इससे पहले मैं अपने जनरल्स एंड कर्नल्स के पास जाऊं, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा मैम। जी ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल सही बोला कि कॉस्ट ऑफ वॉर होती है, जो शायद ट्रंप ने भी एनविसेज नहीं करी थी जब उन्होंने ये आयतुल्लाह अली खमीनी को मारने का प्लान बनाया था। व्हाट ही वाज सेइंग उसी से जाहिर था कि जब वो कह रहे थे कि मैं 48 पहले 24 आवर्स, फिर 48 आवर्स, फिर वो टाइमलाइन बदली 1 हफ्ते में, फिर वो 4 हफ्ते, अब 8 से 10 हफ्ते की भी बात होती है। तो बिल्कुल ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है ये उन्होंने एनविसेज नहीं करी थी। आप जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वॉर बता रहे हो कि कितने करोड़ का एक मिसाइल को मारने के लिए कितने करोड़ खर्च होते हैं, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट्स ऑफ वॉर हैं, अगर आप देखें कि सऊदी ने, कुवैत ने, यूएई ने साफ कह दिया है कि भैया हमारे पास तो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हो कि एचएनआईज वहां से मूव आउट करने की बात कर रहे हैं, जो एक रेप्यूटेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो टैक्स पेयर पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और वहां के टॉप इकोनॉमिस्ट जो हैं, जेफरी सैक्स हैं, वो बार बार समझा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये अमेरिका की बहुत हिस्टोरिक गलती है। आपने पूछा ऐश्वर्या खत्म कब होगी? खत्म होने का तो अंदाजा इस समय लग ही नहीं रहा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस सोर्सेज आ रहे हैं कि रशिया का, चाइना का पूरा इंटेल, पूरा बैकडोर सपोर्ट है उनको। मतलब जैसे रशिया के लिए तो ये पे बैक टाइम है कि भैया तुमने 4 साल यूक्रेन के साथ सपोर्ट कर करके दिया, तो भैया मैं क्यों नहीं अब बीच में घुसूंगा, मैं क्यों नहीं इनको पीछे से फंड करूंगा या इंटेल प्रोवाइड करूंगा। और जो अनक्लॉज के बावजूद आईआरएस देना को यहां दबाने की बात करी, ये बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत इस समय बहुत एक मजबूत स्थिति में है, तो भारत को एक टॉप नॉच, एक डिफिकल्ट पोजीशन में लाने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जनता तो यहां पे मोबाइल उठाती है, मोबाइल देखती है, स्ट्रैटेजी समझे बिना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि यूएन क्लॉज जो लॉज ऑफ सी हैं उसके तहत बहुत दूर थे, और हमने उनकी एसओएस कॉल को भी किया, और तक कि हमने आईआरएस लवेना जो उनका दूसरा शिप है जिसने एसओएस कॉल दी, हमने उसको कोची पे अभी डॉक भी करा रखा है। हम करेंगे, बावजूद केवल नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं। हम करेंगे, लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, उधर ईरान क्या कर रहा है? जनरल शंकर प्रसाद सर, स्टार्टिंग विद यू। जनरल साहब, ऐसा लग नहीं रहा कि आईआरजीसी जो अपने सो कॉल्ड राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं पेजेश्किन, मसूद पेजेश्किन, उनकी बात सुन रहे हैं? पेजेश्किन ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, एंड आई कोट, आई अपोलोजाइज टू द नेबरिंग कंट्रीज दैट दे वर अटैक्ड, फॉर नाउ ऑन वी वोंट अटैक नेबरिंग कंट्रीज अनलेस अटैक्ड फर्स्ट। और इसके वीडियो मैसेज के आने के बाद जनरल साहब, दुबई का एयरपोर्ट एक बार नहीं 2 बार अटैक किया गया। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को पिन पॉइंटेड अटैक किया गया, पिन पॉइंटेड अटैक। इसका मतलब आईआरजीसी पेजेश्किन की बात नहीं मान रही। आईआरजीसी इज एक्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ पेजेश्किन। जनरल साहब जी, आपको मैं आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू सर। आपने पूरा जो समरी दी है वो बिल्कुल सही है, और उसके एक एक लफ्ज़ से मैं सहमत हूँ। आपने शुरू में ही कह दिया कि पूरी लीडरशिप मार दी गई है आईआरजीसी की, और पूरी जो उनकी कंट्री की लीडरशिप थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इनके छोटे छोटे यूनिट्स, 30-32 इस प्रकार के यूनिट्स हैं जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, उनको पहले एक दफ़ा हुक्म मिल गया था, वो और किसी की नहीं सुनते। राष्ट्रपति जो भाषण दे रहे हैं वो कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा ये वही जानते होंगे या आप जानते होंगे, लेकिन वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं मारते हैं। कोलैटरल डैमेज होता है, उनके ड्रोन्स जाते हैं, ड्रोन्स को नष्ट करती है ये 8 कंट्री जिन पर अटैक होता है, वो डेबरी गिरती है, कभी नुकसान होता है कभी नहीं होता है। इट्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी स्टूपिड। लेकिन आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं कि इसमें एम क्या था भाई। अमेरिका का एम था खमीनी को मारना और न्यूक्लियर को कम करना, वो क्या अचीवेबल था? दूसरी बात, अगर आप एम बनाते हैं तो वो एम कहाँ तक समाप्त होगा, उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात ऐश्वर्या ये है सर। कि जब भी आप प्लान बनाएंगे आप दुश्मन का अप्रिसिएशन करते हैं, इंटेलिजेंस अप्रिसिएशन करते हैं। इन हालातों में अप्रिसिएशन के 3-4 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा तो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, दूसरा उतना ही इम्पोर्टेंट, बड़ा मोर इम्पोर्टेंट इज द पॉपुलेशन। उसकी पॉपुलेशन की क्या इंटेलिजेंस है। वहाँ पे आपके CIA बैठे हैं, मोसाद बैठे हैं, उन्होंने 50 आदमी की तो एक्यूरेट इंटेलिजेंस दे दी, उनको तो मार दिया। लेकिन पब्लिक का क्या ओपिनियन है। पब्लिक क्या इनके खमीनी के मरने से भड़क जाएगी, क्या वो खमीनी की तरफ चली जाएगी, क्या वो एकदम से इमोशनली अटैच हो जाएंगे, क्या उनके पास कोई ऐसा लीडर है जो उभर के आएगा जिसको पहले से प्रमोट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो दोज आर द एप्रिसिएशन विच दे शुड हैव डन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन, वो शायद नहीं हुई है। और दूसरा बात, जहाँ तक कि इजराइल का सवाल है, देखिए इजराइल का ये बड़ा क्लियर है कि उसको हमास ने दुखी कर रखा है। 2 साल से हूती परेशान करता है, हिजबुल्लाह परेशान करता है। उन सब का जो मालिक है, उन सब का जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जो डायरेक्टर है, वो ईरान है। तो उस पर वो हमला करते हैं। इजराइल का क्या एम है, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज को ख़त्म करना, उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करना। वो काफ़ी हद तक कर रहा है जितना हो सकता है उससे। उसके बाद शील्ड है, अपने शील्ड कर रहा है। उसको और खाड़ी देशों की कोई चिंता नहीं थी, उसको ऑयल के बारे में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन ये फैक्टर नहीं किया कि इजराइल के जो फ्रेंड्स हैं, इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी इस लड़ाई से नुकसान होगा। दिस फैक्टर किसी ने नहीं किया। अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा कि इस लड़ाई में मेरा 3 अप्रिसिएशन तो दुश्मन का है, लोकल पॉपुलेशन का है। व्हाट इज द अप्रिसिएशन अबाउट माय फ्रेंड्स, माय नेबरिंग कंट्रीज, माय सो कॉल्ड ट्रेड पार्टनर्स। What will be the effect of oil in America? What will be the price of oil in the future? How will it all span out? So these are the basic issues. अब आज लड़ाई इस माहौल पर पहुंच गई है कि United States doesn't know what to do, how to get out of this mess. It's an absolutely, आपने बड़ा अच्छा फेज इस्तेमाल। संजय सोए, मेजर संजय मेस्टन, एक-एक करके आ रहा हूं। चिकन, हेडलेस चिकन। एब्सोल्युटली, जनरल मेस्टन। इसीलिए मैंने कहा सर, दे आर एक्टिंग एज हेडलेस चिकन्स, उनको पता ही नहीं क्या है। और जहां तक बात ये ईरान और मतलब ये ड्रोन और मिसाइल्स की हो रही है, एक ये नई थ्योरी, ये आप बेहतर बता पाएंगे जनरल साहब, कि अमेरिका स्ट्रैटेजिकली ईरान के चाहता है कि ईरान का जो ड्रोन का जो खेप है या जो स्टोरेज है वो खाली हो जाए। दी अमेरिकन, ये क्योंकि एक पैरेलल मीडिया वॉर चलती है, तो जो एक नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है कि हम तो चाहते हैं, आज 6, 7वें दिन तक, 5वें दिन तक ईरान ने 1350 से ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल कर लिए हैं, और हम यही चाहते हैं कि ईरान अपनी खेप, ईरान अपना पूरा जो कंट्रोल रूम है, जो उनका ड्रोन कंट्रोल रूम है, वो खाली हो जाए। उसके बाद फिर हम उनको बताएंगे क्या करना है। इज दिस रियलिटी, या सिर्फ ये अमेरिका अपनी झेप मिटा रहा है क्योंकि अमेरिका इज अनेबल टू काउंटर एवरी ड्रोन ऑफ ईरान? जनरल साहब देखिए ऐश्वर्या, कोई भी लड़ाई में पहली बात तो एक होती है पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो हर देश में होते हैं। जैसे अभी यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उधर ट्रंप है, उधर नेतन्याहू है। सर लेकिन पेजेश्किन की कोई सुन नहीं रहा है। IRGC ने सर नहीं, मैं सॉरी, एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहा हूं। ये SOP है। और दूसरा फिर एक होते हैं एग्जीक्यूशनर्स और प्लानर्स, वो होते हैं मिलिट्री प्लानर्स। ईरान के, इजराइल के और यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री प्लानर्स हैं। मिलिट्री प्लानर्स के दिमाग में क्या है, वो प्लान्स क्या कर रहे हैं, हम किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम वहां पर बैठे ही नहीं है। और ये हम सारे मिलिट्री वाले समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम लड़ाई में होते हैं तो हम पूरी सिचुएशन को समझते हैं, और दुश्मन की जो इवॉल्विंग सिचुएशन है या रिएक्शन है, उस पर हम रिव्यू ऑफ असेसमेंट करके, थ्रेट असेसमेंट करके, और फिर अपने प्लान्स को मॉडिफाई और चेंज करते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो होता है। तो ऑब्जेक्टिव कुछ तय किए जाते हैं, लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन किया जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे है। और पॉलिटिकल लीडरशिप तो बोलती रहेगी, क्योंकि उनका काम है नैरेटिव वॉरफेयर है। आपने देखा था जब हम ऑप पराक्रम में गए थे तो मुशर्रफ भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा था, हम ये कर देंगे, भारत को खत्म कर देंगे। एनीवे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा है मिलिट्री प्लानर्स और उनकी एग्जीक्यूशन। अभी हम चलते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन। ये आपने जो पहले बताया है, क्या इनके सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स खत्म कर सकता है यूएस और इजराइल? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं खत्म कर सकता है। इसमें जैसे जनरल प्रसाद ने भी बोला, देखिए रिव्यू ऑफ, ये जब एक एप्रिसिएशन की जाती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और ग्राउंड सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और वहाँ की जो टेरेन है, जो ग्राउंड है ईरान का, वो बहुत डिस्पर्स्ड है।
पहाड़ है, सब कुछ है, और वहां पर उन्होंने डीप टनल्स खोद के रखी हैं और साइलोस है, नेटवर्किंग ऑफ टनल्स है, वो आपने देखा और वही आपने गाजा में देखा था। तो इसमें इनको एक इंटरनल सिटी बन जाती है जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मैनूवर है, और अपने दिए हुए टाइम पे जब उनकी मर्जी है वो आके फायर कर देते हैं। अब आपका बड़ा अच्छा सवाल था, क्या वो IRGC इनके कमांड कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अभी इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर तो डैमेज हो चुका है, तो अभी क्या है, इनको पहले मुकर्रर टारगेट दिए गए होंगे लड़ाई से पहले, और वही वो अभी कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रेसिडेंट साहब के और जो उनके IRGC कमांडर है, उनके हुक्म हर नीचे डिटैचमेंट तक नहीं जा सकते, क्योंकि कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर उनका जैम हो रखा है, फेल हो चुका है। तो उसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट फायर कर रहे हैं। और जो इनको बहुत पहले टारगेट, देखिए ईरान की आज ये लड़ाई शुरू नहीं हुई है, ईरान पिछले कई डिकेड से ये तैयारी कर रहा था, उसको मालूम था कि एक दिन ये लड़ाई होगी, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक सरप्राइज फैक्टर है। बट जनरल संजय सोए साहब, बट जनरल साहब, जब पेजेश्किन 5-6 घंटे पहले वो वीडियो मैसेज देते हैं और बोलते हैं वी आर सॉरी दैट वी हैड टू, हम माफी मांगते हैं कि हमें अपने पड़ोसियों पे अटैक करना पड़ा, अब ये नहीं होगा, अगर हम पे अटैक नहीं होता आपकी सरजमी पे, आपकी सरजमी से, तो हम भी आपकी सरजमी पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसके कुछ घंटों के अंदर ही दुबई एयरपोर्ट पे मैसेजिंग है सर, दुबई एयरपोर्ट से कोई अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान नहीं हो रहा है, कोई अमेरिकन कंट्रोल सेंटर नहीं है, कोई अमेरिकन F-35 F-15 खड़े नहीं है, कोई रडार नहीं है, कोई थर्ड सिस्टम नहीं है। इट्स अ मैसेज, एंड नॉट ओनली, ये एक मैसेज अमेरिकियों के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है कि ये जंग जारी है और कुछ अचीव नहीं होता। दुबई एयरपोर्ट पे मिसाइल गिराने से, बुर्ज अल अरब पे मिसाइल गिराने से, फेमो होटल पे, बुर्ज खलीफा पे, पाम बीच पे मिसाइल्स गिराने से सिर्फ ये अचीव होता है कि आप ईरान इजराइल की लड़ाई को, ईरान अमेरिका की लड़ाई को दुनिया और वर्ल्ड वॉर आप दिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि देखो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, आपका पेपर व्यू बड़ा हो जाता है। लेकिन इससे एक ये खतरनाक बात है कि अब अमेरिका कंट्रोल कैसे करेगा? क्या अमेरिका कंट्रोल कर भी सकता है इसको? बिल्कुल ऐश्वर्या, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा क्या अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, देखिए आप लड़ाई शुरू कर सकते हो, पर कब खत्म करनी है, उसका रिजल्ट, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसका क्या होगा, ये दूसरी पार्टी पर डिपेंड करता है। हमने रशिया यूक्रेन देखा, सोचा 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 साल से चल रही है। ईरान इराक और पहले 8 साल तक ये लड़ चुके, लंबी लंबी लड़ाइयां चली हैं। एक तो ये, दूसरी बात है प्लान, क्या प्लान सरवाइव कर रहा है? अमेरिका ने सोच के किया था कि हम टॉप लीडरशिप को खत्म करेंगे, उसका पूरा बलवा हो जाएगा, लोग उखाड़ के फेंक देंगे, वो कुछ नहीं हो, उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि लोग एक सहानुभूति वाली फीलिंग आ गई, एक इकट्ठा हो गया कि हम इकट्ठे आज धर्म के खिलाफ हमारे शहादत हो गई है। तीसरी बात, अब जो ये लोग कर रहे हैं, देखिए एक बात मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि यहाँ पर ये अटैक हो रहे हैं अभी भी प्लान तरीके से हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि सब हवा में मार रहे हैं। जरूरी है कि इसका लड़ाई के आउटकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे आपने सही बताया कि इसका लड़ाई के आउटकम पर कोई, लेकिन एक परसेप्शन, बैटल ऑफ परसेप्शन कौन जीत रहा है? जैसे पाकिस्तान सिंदूर में जीता था शुरू में, यहाँ पे आज बैटल ऑफ परसेप्शन ईरान जीत रहा है। दुनिया में आज शिया समुदाय या बाकी समुदाय सोच रहा है तो बहुत तोड़ दिया इन्होंने, खुद मार रहे हैं, जबरदस्त अटैक करते जा रहे हैं, अमेरिका जैसी सुपर पावर सफल नहीं हो पा रही। बैटल ऑफ परसेप्शन। दूसरा, अपनी सेनाओं का मोराल अप करना, भले ही असर लड़ाई का आउटकम नहीं हो। तीसरी बात कि ये अभी भी थोड़ा प्लान करके चल रहे, पास ड्रोन से अटैक कर रहा है, दूर है इसराइल वगैरह में बैलिस्टिक मिसाइल्स के द्वारा ज्यादा हमले हो रहे हैं और समझदार मिक्स करके कर रहे हैं, ताकि एक एयर डिफेंस सिस्टम को इन्होंने समझा है और पिछले जून के हमलों के बाद इन्होंने सोच समझ के हमला कर रहे हैं। और एक इनपुट और है मेरे पास, जिस प्रकार से पिन पॉइंट हमले कई जगह कर रहे हैं जहां जहां अमेरिकन ठहरे हुए हैं, आज इनको इंटेलिजेंस मिल रही है, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही है कि क्या इनको रशिया इंटेलिजेंस दे रहा है, क्या उनकी लोकेशन इनको मिल पा रही है, साथ साथ में जो लोकल इनके स्लीपर सेल्स हैं, चाहे बहरीन है, इराक है, जहां पे बहुत बड़ा शिया समुदाय है, वहां से भी इनको खबर मिली है। तो क्या यही रीजन है कॉमोडोर सर, क्या यही रीजन है कि अमेरिका की, चाहे वो US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स इन बहरीन हो, चाहे वो अल दाफरा एयरबेस हो जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, या वो मुआफा साल्ती एयरबेस हो जो कि जॉर्डन में है, कुवैत की अली अल सालेम हो, ये वो सारी एयर बेसेस हैं जिसको एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली एयर कॉमोडोर ईरान ने, जिसके पास इतने टेक्निकल असिस्टेंस कहा जाता था कोट अनकोट बाय अमेरिका की है नहीं कि दे कैन अटैक
दे कैन इवन डेयर टू अटैक द अमेरिकन बेसिस। उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिए मिडिल ईस्ट की सारी अमेरिकन बेसिस, मोर और लेस। First of all, let me thank you for giving such a nice. No, sir. Thank you for being with us. Details. Now I come straight to the point. फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका ने मिस्टेक किया है, मिसकैलकुलेशन है। वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी रेजिलियंस होगी ईरान की तरफ से। वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि अगर वो पहले 3-4 जो लेवल ऑफ लीडरशिप है उनको खत्म कर दें, 40 के करीब को मार दें, तो उनको लग रहा था कि ईरान कैपिटुलेट कर देगा। वो हुआ नहीं। सक्सेशन लाइन बहुत क्लियर थी और किसी ना किसी तरीके से पूरे शिया कम्युनिटी ग्लोबली यूनाइट हो गई और जो साइट में सिटिंग फेंसर्स भी थे वो भी इनके साथ ज्वाइन कर गए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने वो टारगेटिंग की है जिससे युद्ध फैला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमेरिका की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको डायरेक्टली हिट किया है। 4 के करीब रेडार्स, कई थार्ड उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। और साथ में अगर मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन करी थी कि अगर उनको यूज करने हैं मिसाइल इंटरसेप्टर्स और अगर इतने ड्रोन और इतनी मिसाइल्स का हुआ है तो मेरे हिसाब से $10 बिलियन वर्थ ऑफ 2000 प्लस जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स है, चाहे वो थर्ड के हैं चाहे वो पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 के हैं, वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कॉस्ट ही नहीं, अब 2 लाख करोड़ तक कॉस्ट पहुंच चुकी है। कॉस्ट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि मिसाइल इंटरसेप्टर्स किस तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं। इसी वजह से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को बुलाया गया, चाहे वो रेथियोन था या चाहे वो लॉकहीड मार्टिन है, और उनको ये बताया गया कि आप 4 गुना ज्यादा करिए। कहां से करेंगे? एकदम अभी इमीडिएटली कहीं से भी आपके रिसोर्सेज नहीं आ सकती है, सप्लाई चेन नहीं आ सकती है। आप करना भी, रैप अप भी करना चाहोगे तो आपको समय लगेगा। और पिछले साल भी हमने जून 2025 में देखा था कि इजराइल वर्चुअली नियर टू इट्स नीज आने वाला था क्योंकि उनके पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर ना केवल मिसाइल इंटरसेप्टर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और अमेरिका के ऊपर जो टारगेटिंग चल रही है, यहां तक कि वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को ले गए 1000 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे भी सुना है कि कुछ हिट्स लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इकोनॉमी जो है गल्फ कंट्रीज की वो एकदम खत्म होती जा रही है। और अगर हफ्ता 10 दिन और चल गई तो वो वर्चुअली वो लोग भी इकोनॉमिक वॉर तो ऐसी है कि आपने देखा जॉर्डन हो, कर्नल लैन, यूएई हो, सऊदी हो, सर सबके नेता, सबके राजा, सबके प्रेसिडेंट, सबके शाह, सबके शेख्स सब मॉल्स में घूम रहे हैं दिखाने के लिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। क्योंकि वहाँ जितने भी HNIs हैं जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया, और वहाँ पे सब, सर मिडिल ईस्ट को इसलिए सेफ माना जाता था कि चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबका पैसा वहाँ लगता है। और जब सबका पैसा वहाँ लगता है तो वो सेफ है। एक तो ईरान ने ये क्लियर कर दिया, हालांकि अब पेजेश्किन ने माफ़ी मांगी है, बोला नहीं होगा, लेकिन IRGC, कर्नल लैन, IRGC ने चैलेंज किया है ट्रंप को। वो ट्रंप जो 15 पैस्टर्स को लेके डिवाइन इंटरवेंशन सीख कर रहे हैं इस जंग में, IRGC ने चैलेंज किया है कि ट्रंप, हिम्मत है तो अपने ऑयल कॉरिडोर क्रिएट करके दिखाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, भेजो, फ्लैंक करो, भेजो, प्रोटेक्शन भेजो, US एस्कॉर्ट्स भेज के दिखाओ ऑयल टैंकर्स के साथ अमेरिका के। अगर हिम्मत है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकी और इजरायली ऑयल टैंकर्स के लिए बंद है। ये IRGC का ओपन चैलेंज है। पेजेश्किन की सुन नहीं रहा है IRGC, एंड इट्स वेरी क्लियर। कर्नल लैन, Ashwin, thanks for inviting me to your show. देखिए, I'll just build up on what senior officers have said. जी, ट्रंप का कैलकुलेशन बहुत गलत गया। इनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पेंटागन ने इनको इन्फॉर्म भी किया था कि प्लीज डोंट गेट इनटू दिस वॉर नाउ, बट इन्होंने सुनी नहीं। इनको बड़ा गुमान था कि थार और पैट्रियट वगैरह जो ये इंटरसेप्शन मिसाइल्स वगैरह हैं, उससे अगर ईरान कोई अटैक करेगा, मिसाइल छोड़ेगा, तो हम उसको आराम से देख लेंगे। और जो शायद मिस इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस फेलियर बहुत हाई लेवल पे हुआ है कि इन्होंने सोचा कि अगर हम खुमनई को मार देंगे तो उसके बाद में वहाँ पे विद्रोह और बुरी तरह से भड़केगा, जी बाहर निकल आएंगे एंड इनका एम अचीव हो जाएगा। लेकिन
जिस प्रकार से अभी इनकी पूरी की पूरी इंटरसेप्शन मिसाइल्स खत्म होती जा रही है, कह लीजिए खत्म हो गई हैं। इजराइल के पास तो 25% इंटरसेप्शन मिसाइल्स पहले से ही कम थी, उन्होंने कहा भी था कि हमारे पास है नहीं। और अब ये इन लोगों को एक मिसाइल को रोकने के लिए या ड्रोन्स को रोकने के लिए 4 के करीब मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है। इधर से देखिए नॉर्थ कोरिया और चीन और अपना रशिया खुल के सामने आ गए हैं। नॉर्थ कोरिया इनको इंजन्स और उसका फ्यूल भेज रहा है, चाइना मिसाइल्स के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भेज रहा है, और रशिया नेविगेशन, साथ में रशिया ने कह दिया कि इन्होंने शायद ड्रोन दिए थे रशिया को यूक्रेन में यूज करने के लिए, तो उसको जो मॉडिफाई किया रशिया अभी उनको सप्लाई करने जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने इनको कह दिया जान बचाने के लिए कि हम आपको एंटी ड्रोन का सिस्टम जो है वो दे देंगे और गल्फ कंट्रीज के अंदर लगाने के अंदर, परंतु मेरे को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज आज भी जब पेजेश्कियान ने बाकी इन देशों को कहा कि हम माफी मांगते हैं और अगर आपके देश से कोई नहीं अटैक हम पे आएगा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिल्डअप है वो बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। मैं आपको बताऊं साइप्रस के अंदर आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, हर तरह की शिप्स और जेट्स जो है साइप्रस पहुंच चुके हैं। B-1B बॉम्बर जो है वो ब्रिटेन पहुंच चुका है, ब्रिटेन ने अपना एयर बेस दे दिया है और वहां से इनका आज रात को धमकी दी गई है ट्रंप द्वारा कि बहुत तहस नहस करने वाला हम अटैक करेंगे। इजराइल के पास 12,000 एयर टू ग्राउंड जो है मिसाइल्स वो पहुंचा दी गई हैं, बहुत पहुंचा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अभी भी नहीं समझ रहे हैं और उसका एक ही एम बन गया है। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है पेजेश्कियान के कहने के बाद कि उन्होंने माफी मांगी गल्फ कंट्रीज से, वो ये है कि हम ईरान को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या गाजा वाला हल करना चाह रहे हैं और क्या इस सर वहां भी तो क्या ये ग्रेट आई एम सेइंग सर आगे बढ़ाया जा रहा है। कर्नल साहब बोलना आसान है प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं ये सब जानते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं होते तो दुनिया में कौन उन्हें सीरियसली लेता। मुझे याद है 2015-16 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूएस गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन डेलीगेशन के कुछ लोगों से मीटिंग की थी। उस समय जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनकी वाइफ लक्ष्मी पुरी वॉज इन द यूएन। आई स्टिल रिमेंबर वी एज मीडिया पर्सनल मेट हिम। मैं बता रहा हूं सेकेंड टियर थर्ड टियर का डिप्लोमैट डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं लेता था, बट आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है एंड ही इज आउट टू प्रूव, वो ये प्रूव कराना चाहते हैं कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूं। वो अपनी सीरियसनेस नोट कराने के चक्कर में ये क्या तरीका है। देखिए आई डोंट एग्री कि मदुरो जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति था बहुत भला आदमी था, उसके साथ बहुत गलत हुआ, उसने बहुत पाप करे साहब, वो ड्रग कार्टेल चलाता था, पर एक देश का राष्ट्रपति था, आपने उसे उठाया रात को अगले दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाया। वो तो भला हुआ उसको नंगा नहीं घुमाया उसने, अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया था दैट आई कैन डू द अनइमेजिनेबल विद हिम। आपको एक दिन एक दुश्मन देश के 50 नेता एक बिल्डिंग में मिल गए क्योंकि आपके पास क्षमता है, आपने मार दिया। कल आपको किसी XYZ देश का कोई नेता कहीं मिलेगा, आप उसको वहां उड़ा दोगे। स्पेन के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने, ये वो डोनाल्ड ट्रंप जो 15-20 पास्टर्स की डिवाइन इंटरवेंशन चाह रहे हैं, कि वो डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने बोला स्पेन, व्हाट स्पेन, इफ यू वांट टू यूज देयर एयर स्पेस वी विल। अगर हम उनका हवाई अड्डे इस्तेमाल करना चाहते हैं हम करेंगे, क्यों, इनके बाप की जागीर है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि दुनिया के राष्ट्रपति हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड मिडिल ईस्ट, सो कॉल्ड वेनेजुएला जो कुछ कर नहीं सकता। ट्रंप हैज द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स यूरोप। उसने ये स्पेन के लिए कहा है मैम कि क्या स्पेन, व्हाट स्पेन, इफ वी वांट वी विल, हु कैन स्टॉप अस। सो ये एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप का। दुनिया कहां जाएगी इस एटीट्यूड से। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल सही बोला है कि आप मुदारो कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, उनसे एग्री नहीं करते हो। मैं और आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, मैं सेम उसमें ऐड करूंगी कि आयतुल्लाह अली खमीनी या जो IRGC था या जो ईरान की गवर्नमेंट थी, उनका भी कोई एटीट्यूड हम बोलें कि बहुत अच्छा था या वो बहुत एक लिबरल एटीट्यूड से चल रहे थे, या जो वहाँ पे औरतों या जिसके खिलाफ भी वहाँ की जनता के खिलाफ जो एक दबाने वाला और एक जिसे कहते हैं कि एकदम एक स्ट्रिक्ट रिजीम जो बना रखी थी, उसके
उसके फेवर में हम नहीं हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन एंड दैट डज नॉट गिव द राइट कि जो ट्रंप चाहेंगे उस हिसाब से चलेंगे। आपने जैसे स्पेन की बात करी, मैं तुमसे खुश नहीं हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो वो जो एक एटीट्यूड लेके चल रहे थे कि मैं सिर्फ अमेरिका का नहीं, मैं पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का राजा हूं, प्रेसिडेंट हूं, वही शायद ईरान इस समय हस्ती मिटाने वाली कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सीधा सीधा इसी एम से चल रहा है कि मुझे मिडिल ईस्ट में ये मैसेजिंग बहुत क्लियर देनी है कि मिडिल ईस्ट से आपकी हस्ती मिट जाए। क्योंकि वो जो इकोनॉमिक वॉरफेयर में लगा हुआ है, जो बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने बंद कर दिया है, नीचे हुतीज ने रेड सी बंद कर दिया है, तो पूरा जो ये एनर्जी इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर को जो एक चैलेंज दिया है ईरान ने, वो मिडिल ईस्ट के थ्रू अमेरिका को ये मैसेजिंग, ट्रंप को ये मैसेजिंग देना चाहता है कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया फॉरएवर नहीं चल सकती। क्योंकि अगर हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को भी देखें तो यही चलता है ऐश्वर्य, कि कभी ऊपर कभी नीचे और अल्टीमेटली एंड होता है। तो शायद ये अब एक हिस्टोरिक मिस्टेक है ट्रंप की, जो ईरान अपने, क्योंकि वो तो एक जिहादी वाले, वो जो मेरे सीनियर पैनलिस्ट भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आपने वहां का पॉपुलेशन का नहीं इंटेल लिया, तो वहां की पॉपुलेशन रेडिकल, कोई आयतुल्लाह खुमैनी के साथ नहीं खड़ा, एटीट्यूड से बढ़ चुकी है, कोई मदुरो के साथ नहीं खड़ा। ट्रंप का ये तरीका, उनका भी तो टारगेट अचीव नहीं होता। पूरी दुनिया की मार्केट हिली हुई है, ऑयल मार्केट हिली हुई है, हर देश, चलो वी आर इंडिया, बट उन बेचारे पाकिस्तानियों का सोचिए सर, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, पूरे देश का वर्क फ्रॉम होम है जनरल साहब, द होल ऑयल इकोनॉमी इज डिस्टर्ब। मतलब ट्रंप पूरी दुनिया में हलचल मचाना चाहते हैं तो बात अलग है, ही इज नॉट अचीविंग एनीथिंग सर। जनरल साहब, जनरल शंकर प्रसाद साहब। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, सब बातें कवर कर दी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आपका प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है, कि ट्रंप साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। उन्होंने कहा अभी बिग थिंग इज स्टिल टू कम, आज रात को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मेरे पास वो चीज़ है जो अभी किसी ने सोची नहीं होगी। ज़रा विचार कीजिए कि वो क्या चीज़ है जो ट्रंप साहब कहते हैं कि मेरे पास एक बड़ी चीज़ अभी आने वाली है, वो आज रात को करूँगा, तुरंत करने वाला हूँ, पूरा नष्ट कर दूँगा ईरान को। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या हथियार निकाल रहे हैं? ऐश्वर्या ज़रा 2 मिनट सोचिए। सोच रहा हूँ सर कि ये क्या बात कर रहे हैं। सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ये न्यूक्लियर की तरफ डायरेक्शन? आप पूछिए कि कहीं क्या आप न्यूक्लियर के विषय में तो नहीं सोच रहे, कहीं आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में तो नहीं सोच रहे, कहीं आप कुछ और इस तरह की हरकत तो नहीं सोच रहे जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो जाए, अगले 100 साल पर उसका इफेक्ट पड़े। सर ट्रंप कुछ भी कर सकता है। अंडरस्टैंड कि इस समय जिस तरीके से बातें आ रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं क्या? सर बट अमेरिका हैज टू बी मोर, हिरोशिमा कर सकते हैं सर बट अमेरिका ये नहीं, आपके पास शक्ति है नहीं, आपने जो बात सोचो, मैं सोच रहा हूं सर, यही बात सोचिए जरा, यही बात जनरल संजय सोई ने कही थी। अगले दिन में क्या बड़ा होने वाला है सर? यही बात जनरल सोई ने कही कि अमेरिका कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, तो वही तो कह रहे हैं, और वो बड़ा न्यूक्लियर है क्या है, क्योंकि अमेरिका, सर ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा। अगर हमारे सोचने से कुछ होता तो ये हुआ ही नहीं होता। अमेरिका किसी की सुन नहीं रहा है। सोचेगा क्या मालूम वो क्या सोचेगा, लेकिन हम लोग पर क्या, इस दुनिया में क्या बीतेगी उसकी। सर बट हु कैन कंट्रोल उसका इफेक्ट? सर आप सब यहाँ हैं, आप मेरे को बताइए, हु कैन कंट्रोल ट्रंप? कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हु कैन कंट्रोल ट्रंप? सर एक आम घर की बात बोली जाती है कि जब वो किसी की नहीं सुनता तो आदमी अपनी वाइफ की सुनता है। सर ट्रंप तो अपनी वाइफ की भी नहीं सुनता, ट्रंप तो मिलानिया की भी नहीं सुनता। बट मैं क्या करूं, ट्रंप किसकी सुनेगा? ये तो आपको मालूम होगा दादा। सर ये किसी को नहीं मालूम है, बट मैं बात बता रहा हूं। तो ये ऐसा आदमी, सर ये अमेरिकन, सर बट द अमेरिकंस हैव, सर द अमेरिकंस वोटेड फॉर दिस। द अमेरिकन मिडिल क्लास, व्हिच इज, आई एम सॉरी टू से, बट 80% इलिटरेट टुडे। सर अमेरिका की वो 80% मिडिल क्लास जो अनपढ़ है आज की तारीख में, उसने ट्रंप को जिताया। अब जिताया तो सर, लेकिन अमेरिका भुगते ना, पूरी दुनिया भुगत रही है ना। पॉपुलैरिटी कम हो गई है सर, 9% कम हुई है, बहुत ज्यादा कम नहीं। सर चौंका देने वाली बात, जनरल संजय मैस्टन, जनरल मैस्टन बहुत कम नहीं हुई है, सिर्फ 9%। सर दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी करने के बाद 25, 30, 40% गिरती तो मैं समझता कि जनरल अमेरिकन पब्लिक में अभी भी सेंस है। सर 9% गिरी है बस, इसका मतलब मास बेस अभी भी है। 68% पॉपुलैरिटी में 9% गिरी है सर, 59% पॉपुलर है अभी भी अमेरिका में।
जनरल मैसन सर, देखिए ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो एक बुलडोजिंग वाली पर्सनालिटी है, बुलडोजर है। और सवाल ये उठता है कि उनको वर्ल्ड में क्यों कोई काउंटर नहीं करता है। मेरे ख्याल किसी की हिम्मत नहीं है सर, पॉइंट ब्लैंक है सर, किसी की हिम्मत नहीं है सर। पुतिन खेद लिखते हैं, चाइना लिखता है बहुत बुरी बात है, किसी की हिम्मत नहीं हुई सर। तो वही तो है, क्योंकि कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो इसीलिए आदमी की वो मेंटालिटी चेंज हो जाती है। तो घर आप किसी गली कस्बे में भी देख लिए जो गुंडा है, और अगर उसको सब डरेंगे तो वो तो और शेर बनेगा। क्यों कोई नहीं खड़ा होता है? इतना बड़ा विश्व है, पूरा यूरोप झुक गया, चाइना भी झुक गया, इतने देश है, क्यों नहीं टक्कर है? मैं तो बोलूंगा पहली टक्कर शायद कोई ले रहा है तो वो ईरान ले रहा है, वो भी कब तक चलेगी। दूसरा जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, देखिए न्यूक्लियर कौन यूज करता है? वो न्यूक्लियर वही यूज करता है अपने इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में। धमकी कौन देता है बार बार न्यूक्लियर की? पाकिस्तान। जो कमजोर हो रहा होता है, जो हार रहा होता है, वो न्यूक्लियर यूज करता है। अमेरिका इज नॉट विनिंग जनरल मैसन, अमेरिका इज नॉट विनिंग। अमेरिका अचीव नहीं कर पा रहा है। अमेरिका अभी भी शाह के बेटे को जो कि एग्जाइल में है यूएस में, उनको बिठा नहीं सकता है। वो बात अलग है कि पोजीशन की बात आईआरजीसी नहीं मान रहा, बट सर अमेरिका का टारगेट नहीं अचीव हुआ है। अमेरिका कमजोर नहीं है, कतई कमजोर नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिका ने बल्कि यह दिखा दिया है कि दुनिया की हर एक ताकत अमेरिकन मिलिट्री माइट के सामने खड़ी होने की ताकत नहीं रखती, क्षमता नहीं रखती। नॉर द रशियंस, चाइनीज, नॉट एट ऑल। किसी की हिम्मत नहीं है। ट्रंप जहां लठ गाड़ रहा है वो उसका हो रहा है। दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। जनरल सोई सर, एंडिंग कमेंट्स। जनरल सोई सर, मैं लास्ट में, देखिए रोकेगा कौन? रोकेगा ईरान की जो स्ट्रेटेजी चल रही है। 3 पॉइंट सर, अकेला ईरान बेचारा क्या करेगा? एक जो बॉडी बैग्स, जब एक बार ईरान को कैजुअलिटी की चिंता नहीं, ईरान में 10,000 मर जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। अगर अमेरिका में बॉडी बैग्स आने चालू हो जाएंगे तो आप सोचिए क्या हाल होगा वहां पे। सर हो रहे हैं सर। ईरान इज क्लेमिंग बहरीन बेस पे 200 अमेरिकन सोल्जर्स उसने मारे। आईआरजीसी इज क्लेमिंग। यही जहां जैसे ज्यादा बॉडी बैग्स पहुंचने चालू हो गए तो उसका असर पड़ जाएगा वहां पे। विरोध पहले ही शुरू हो चुका है। दूसरी बात, इकोनॉमी देखिए, 1 ट्रिलियन से उन्होंने 1.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट कर दिया। कह रहा अगले साल इतना मुझे $500 बिलियन और चाहिए। सर अमेरिका के पास, लेट्स टॉक करेंगे एयर कॉमोडोर, अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है। कर्नल दिनेश नैन, अमेरिका के पास पैसे की कमी नहीं है। सब वो 500 का अगर 800 भी कर देंगे तो जनरल शंकर प्रसाद और मैं क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। आई एम सेइंग ट्रंप इज ऑन अ पाथ। ट्रंप एक ऐसे रास्ते पे है कर्नल नैन, वहां से कोई वापसी है क्या? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना, आयतुल्लाह खुमैनी को बहुत बढ़िया आदमी नहीं था भाई। महिलाओं के प्रति उनकी क्या टिप्पणी थी दीप्ति जी, वो आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं प्रोफेसर। आयतुल्लाह खुमैनी का कश्मीर पे लेके क्या स्टैंड था, वो कोई प्रो इंडियन आदमी नहीं थे। बट इंडिया इज एक्टिंग इन अ वेरी स्मार्ट वे। हमें पता है कि ईरान से बाहर सबसे ज्यादा शिया हमारे पास है जनरल शंकर प्रसाद। तेहरान के बाहर अगर एक शहर में सबसे ज्यादा शिया कहीं है तो वो हमारा लखनऊ है। We have to act very, very smartly and we have to act in a way that we can handle the situation domestically and internationally. कर्नल नैन, लेकिन इस ट्रंप का क्या करें? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। देखिए कहने से ऐश्वर्या, देखिए जैसे जनरल शंकर प्रसाद ने कहा है कि जो आज रात को होने वाला है वो काफी खतरनाक लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को गुम कर दिए। इनका एक डिस्ट्रॉयर तोड़ दिया गया, टॉमहॉक मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं, अब्राहम लिंकन पीछे जा चुका है रिप्लेनिशमेंट के लिए। उधर से आप देख रहे हो कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जो मेडिटेरियन सी में खड़ा हुआ था, उसको इन्होंने रेड सी के अंदर भेजा है, जॉर्ज ग्रालफोर्ड को। और उसके साथ साथ में एक जॉर्ज बुश करके जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको भी यहाँ डाल रहे हैं। लेकिन क्या आज रात को ये जो ग्रेविटी बॉम्ब की बात कर रहे थे, ग्रेविटी बॉम्ब छोड़ने वाले हैं क्या? रात को आज कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आने वाला है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर ऐसी कोई हरकत की या रिजिम चेंज करने की कोशिश की तो हम दिमोना के ऊपर अटैक कर देंगे इजराइल के अंदर। और इनके पास में इतना यूरेनियम तो है ही ना ऐश्वर्या, कि चाहे तो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। नॉर्मल एचई के साथ में अगर पाउडर मिला देंगे ये रेडिएशन का, कौन कहता है कि डर्टी बॉम्ब नहीं होगा इनके पास? तो सोचिए, सर आयतुल्लाह खुमैनी को मार दिया, नहीं तो मैं ये बोलता, आयतुल्लाह खुमैनी से भी पूछते हम कि भैया क्या चाहते हो, पर उन्होंने वहां पे ईरान में कुछ छोड़ा नहीं है। ईरान के पास जो खोने के लिए था वो डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के पहले दिन 6 घंटे में खत्म कर दिया। ईरान हैज नथिंग एल्स टू लूज, एटलीस्ट सिंबॉलिकली जनरल साहब। और जो आपने कहा, आर दे लुकिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वॉर या फिर एक एंटी ग्रेविटी, जो भी वो सोच रहा है, अगर ट्रंप कुछ ऐसा करता है तो सर ही इज ओनली ओपनिंग द पंडोरास बॉक्स
फिर कल को आप रशिया को नहीं बोल सकते, कल को आप रूस को नहीं बोल सकते कि तूने यूक्रेन पे ये क्या गिरा दिया, कि तू नॉर्थ कोरिया को नहीं बोल सकते, चाइना को नहीं बोल सकते कि तूने साउथ कोरिया पे क्या कर दिया। फिर दुनिया क्या करेगी? जिसकी लाठी उसी की भैंस, यही होगा। क्या करो, एजुकेशन पूरी दुनिया में हर देश इंक्लूडिंग इंडिया, हम भी क्या करेंगे सर? हमें भी अपना डिफेंस बजट कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा, कौन जाने। तो लेट्स जस्ट होप कि डोनाल्ड ट्रंप को समझाने वाला इस दुनिया में कोई तो हो, एंड वी आर नॉट रीचिंग अ पॉइंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैम। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। MDH